हेलो स्टूडेंट्स, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 to 17। यही हमारे सिलेबस का पार्ट है एक्चुअली क्लास 12th के अंदर। वैसे तो ग्रुप 13-14 के भी हाइड्राइड्स बनते हैं, बट हम हमारी स्टडीज़ को पर्टिकुलरली 15 to 17 ग्रुप पे फोकस करेंगे। तो ग्रुप 15 के जो हमारे पास मेंबर्स आते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये मेंबर्स हैं। वहीं अगर आप ग्रुप 16 देखेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम और लास्ट पोलोनियम जो एक रेडियो एक्टिव स्पीसीज़ है वो एक मेंबर रहता है। और ग्रुप 17 को अगर आप चेकआउट करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमारे पास कुछ हैलोजेंस हैं ग्रुप 17 के मेंबर्स, जिनके हाइड्राइड्स को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं हाइड्राइड्स को दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं वो NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3 ये मेंबर्स हैं। वहीं अगर हम इस फैमिली के हाइड्राइड्स देखें, H2O, H2S, H2SC, H2TE ये हाइड्राइड्स हैं। और वहीं अगर ग्रुप 17 को देखूं तो ये हमारे पास हाइड्राइड्स हैं। हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड। टेक्निकली ये वर्ड हाइड्राइड जो है वो हमें ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि स्पीसीज मस्ट बी हैविंग H नेगेटिव, दैट शुड बी कॉल्ड एज हाइड्राइड। और यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो किसी के पास भी H नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए समटाइम ये थोड़ा डाउटफुल लगता है कि वाई आई एम कॉलिंग इट हाइड्राइड। बट अब लिटरेचर में क्या है कि हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड्स को ही हाइड्राइड बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी उस फ्लो में बह रहे हैं। अदरवाइज़ टेक्निकली तो हाइड्राइड हमें उसी को बोलना चाहिए जब H नेगेटिव हो, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बट अब रूटीन फैशन सा हो गया कि हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड्स को हाइड्राइड बोल रहे हैं, तो हम भी फिर उसको फोकस करते हुए इन सबको हाइड्राइड्स ही बोलना शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, ये हमारे पास ग्रुप 16 और 17 के हाइड्राइड हैं, जिनके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें 1 by 1 स्टडी करनी है। कौन से? जैसे हम एक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल का, एक एसिडिक नेचर का, एक बेसिक नेचर का, एक थर्मल स्टेबिलिटी का, एक रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर का, एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स का। बेसिक एस्पेक्ट सभी के हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बॉन्ड एंगल को छोड़ के, वो अभी मैं समझा दूंगा। हालांकि थोड़ा डीप डिस्कशन रहता है, क्लास 11th का टॉपिक है बॉन्ड एंगल वैसे तो, बट सेपरेटली हम लोग किसी दिन बॉन्ड एंगल को डिस्कस कर लेंगे एज ए होल सभी एग्जांपल्स पे। आज सिर्फ हाइड्राइड्स पे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी डिस्कस विद फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स। 1 by 1 इन सभी प्रॉपर्टीज़ को, एक आध कोई स्पेशल होगी तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इन सब हाइड्राइड्स की, वो आप लोग आसानी से लास्ट लेक्चर को स्टडी करके जवाब दे पाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे रिफ्लेक्ट करूँ? सी, मेरे पास ये अमोनिया है, ये मेरे पास PH3 है, और ऐसे करते करते BiH3 है। वहाँ बताया गया था आपको कि जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना आसानी से टूट जाएगा, उतना थर्मली लेस स्टेबल होगा। मतलब ये वाली जो स्पीसीज़ है वो थर्मली सबसे कम स्टेबल होगी, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड वीक है, हीट करने पे आसानी से टूट सकता है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी बॉन्ड एनर्जी के, इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम पाएगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम पाएगी और इसकी सबसे ज़्यादा। और सभी ग्रुप्स में यही बात रहेगी। अगर आप वाटर में देखें, अगर आप H2S में देखें, अगर आप H2SE में देखें, लगातार बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड वीक होता जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम होती जा रही है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। एंड सेम इज़ द केस विद ग्रुप 17, जहां हमारे पास HF का बॉन्ड था, HCl का बॉन्ड था, HBr का बॉन्ड था। लगातार बॉन्ड बड़ा होता जा रहा है, बॉन्ड वीक होता जा रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। सो ये पहली प्रॉपर्टी हमने देखी हाइड्राइड्स की, थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरी देखते हैं, एसिडिक नेचर को देखते हैं। ये मेरे पास HF है, ये मेरे पास HCl है, ये मेरे पास HBr है, ये मेरे पास HI है। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास अमोनिया है, ये मेरे पास वाटर है।
अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन 3 में कौन स्ट्रोंगर एसिड होगा या इन 4 में कौन स्ट्रोंगर एसिड होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर को कैसे पता किया जाए, कौन स्ट्रोंग एसिड है कौन वीक एसिड है, ये बात कैसे पता की जाए। टोटल 4 फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम एसिडिक कैरेक्टर को जज करते हैं। पहला कैरेक्टर चार्ज ऑन H+ कि जो हाइड्रोजन है आपके पास उसके ऊपर H+ ज़्यादा है या कम है। ये H+ ज़्यादा होना चाहिए, अगर H+ ज़्यादा होगा मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दूसरा, बॉन्ड लेंथ जिसमें H अटैच्ड है एलिमेंट के साथ, उस बॉन्ड की लेंथ क्या है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना वीक बॉन्ड होगा, उतना जल्दी वो H+ को रिलीज कर पाएगा। तीसरा फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मतलब एक एसिड अपना H छोड़ने के बाद जो बेस बनाता है उस बेस की स्टेबिलिटी क्या है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो बेस जल्दी बन पाएगा, मतलब पेरेंट एसिड जल्दी H को छोड़ देगा। और एट लास्ट अगर हम इन तीनों से पता ना कर पाएँ तो फिर हम लोग एक डाटा एनालाइज करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये डेटाबेस पॉइंट रहता है, तो हम लोग इससे स्टडी कर लेते हैं और चेकआउट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि कौन स्ट्रोंगर एसिड होगा और कौन वीकर एसिड होगा। जैसे मैं यहाँ पे इन 3 एग्जाम्पल पे एक बार अगर फोकस करूँ तो इन 3 एग्जाम्पल्स पे मुझे दिखाई देता है कि इस H के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है, इस H के ऊपर प्लस चार्ज थोड़ा कम है, इस H के ऊपर तो प्लस चार्ज और भी कम है। क्यों? क्योंकि ये वाला H तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला H फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इस पेयर को जब अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा पाएगा, जबकि इस H पे कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज कम पाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि जो HF है वो स्ट्रोंगर एसिड होगा। सीक्वेंस यहाँ पे लिखूँ तो मुझे ऐसा अपीयर हो रहा है कि HF स्ट्रोंगर एसिड होगा देन वाटर देन अमोनिया। लेकिन अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो कहानी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये बॉन्ड छोटा है, H और F के बीच का बॉन्ड शॉर्ट है। F का साइज सबसे छोटा होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ सेकंड पीरियड, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा। बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा तो बॉन्ड आसानी से H+ को नहीं छोड़ पाएगा। सेकंड फैक्टर कहता था कि बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो H+ जल्दी छूट जाएगा। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को। बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड का एनर्जी अगर लेसर हो तो ये जल्दी H को छोड़ेगा, बॉन्ड लेंथ अगर लार्जर हो तो ये H को जल्दी छोड़ेगा। दोनों चीज़ें यहाँ नहीं है, बॉन्ड लेंथ भी छोटा है, बॉन्ड एनर्जी भी लार्जर है, रिजल्टिंग मुझे लग रहा था कि H+ को ये जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट पे फोकस करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये वीकर एसिड होगा और ये स्ट्रोंगर एसिड होगा। 1 मिनट नीचे चलते हैं। इस H पे प्लस चार्ज है, सिमिलरली इस H पे भी प्लस चार्ज है, इस H पे भी प्लस चार्ज है, इस H पे भी प्लस चार्ज है। क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो H का प्लस यहाँ मैक्सिमम होगा, मतलब मुझे फिर सजेस्ट कर रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा और ये वीकर। यानी कि मुझे लगता था कि अगर मैं दोबारा सीक्वेंस को अगर देखूँ डाउनवर्ड मूवमेंट पे तो HF मस्ट बी स्ट्रोंगर एसिड देन HCl देन HBr देन HI, क्योंकि H का प्लस लगातार घट रहा था। लेकिन अगर मैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करता तो फिर बॉन्ड लेंथ इसका सबसे बड़ा था और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर था। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम थी और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। यानी कि मुझे लगता था कि कुछ झोल आ सकता है मेरे आंसर में, और वो आ गया। मतलब ये वाला सीक्वेंस गलत था, ये सीक्वेंस सही नहीं था। यानी कि रियल सीक्वेंस क्या था, HI वॉज द स्ट्रोंगर एसिड एंड HF वॉज द वीकेस्ट एसिड अमंग दीज 4। See it very carefully। ये सीक्वेंस था। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हुए एसिडिक कैरेक्टर को देखते हैं तो हम बॉन्ड लेंथ पे फोकस करते हैं, बॉन्ड एनर्जी पे फोकस करते हैं। अगर बॉन्ड एनर्जी लेसर है, बॉन्ड लेंथ लार्जर है तो वो H+ को ज़्यादा आसानी से छोड़ पाएगा। बट अगर हम पीरियडिकली ये बात चेक करते हैं तो पीरियडिकली लेंथ पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पाता, तो उस टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है
कि H किस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ लगा हुआ है, या मैं यूं बोलूं कि किस H+ पे पॉजिटिव चार्ज वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस सही था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, और यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस सही है बॉन्ड लेंथ के बेस पे। दोनों चीज़ें इक्वली एप्लीकेबल हैं, दोनों चीज़ें इक्वली डिसाइड करने की कैपेसिटी रखती हैं। पीरियोडिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज डिसाइड करता है, जबकि ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हुए बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम इन दो से कभी पता ना कर पाए, हमें ना पता चल पाया कि कौन स्ट्रोंगर है और कौन वीकर, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले आता हूँ अभी, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, फिर एग्जांपल जब आगे आएंगे तो हम देखते रहेंगे उनको। सी हेयर, मेरे पास एक ये कंपाउंड है, आपका जाना माना कंपाउंड है ये फिनोल OH, जिसमें इस H को मैं निकालना चाहता हूँ H+ की फॉर्म में। और एक मेरे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है CH3CH2OH, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब मैं अगर देखूं H पे प्लस, तो मुझे लगता है ये तो लगभग एक जैसी कहानी है, ये भी O के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी O के साथ जुड़ा हुआ है। आगे वाले ग्रुप कुछ इंडक्टिव का इफेक्ट लगाते होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, बट नॉमिनल, अभी उन पे फोकस मत कीजिए। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो जब एग्जाम्पल सामने आएगा तब पढ़ेंगे, बट आज जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझें कि इस H और इस H पे पॉजिटिव चार्ज मुझे लगभग सेम अपीयर हो रहा है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी सेम ही होगी डेफिनेटली, क्योंकि O के साथ ही तो H बना हुआ है। तो दोनों फैक्टर मुझे क्लियरली नहीं बता पा रहे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मैं तीसरे फैक्टर पे चला जाता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब H छोड़ने के बाद जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, मतलब उसका पेरेंट एसिड H को जल्दी छोड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने हैं। मतलब O का जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो O पे नहीं है सीमित, बट वो इन कार्बन्स पे भी घूम रहा है। रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ कम है। अगर वो इन रिंग्स पे 20% भी घूम रहा हो तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज 80% हो जाएगा, जबकि इसके नेगेटिव को जाने का कहीं कोई जुगाड़ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये यहीं होगा, 100% यहीं होगा। जब नेगेटिव चार्ज ये यहाँ ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसका जो पेरेंट एसिड था वो डेफिनेटली वीक एसिड होगा। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में हमने ये पॉइंट पढ़ा था, एक स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा एक वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी के नाम से आता था, जबकि ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम है, तो उसका जो पेरेंट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इस तरह से हम तीसरा फैक्टर अप्लाई करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखेंगे। जिस भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। जिसकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो खुद वीकर होगा, और वो वीकर होगा तो उसका पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर हम इन सब बातों पे अपने आंसर को ना ढूंढ पाए तो फिर Ka या अल्फ़ा देख के हम अपना काम करेंगे, वो एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। अभी Ka को लेके कुछ नहीं, सिर्फ इतनी ही बात कि Ka अगर ज़्यादा है मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और यही फाइनल हमें आंसर बताता है। ये सब धरे धराए रह सकते हैं अगर ये साथ ना दे तो, हालांकि प्रैक्टिकल वैल्यू होती है बट फिर भी हम लोग इसको कहीं कहीं यूटिलाइज करते दिखाई देंगे। तो अब हमें पता चल गया कि इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा हाइड्राइड्स में, और नीचे जाएंगे तो भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि नीचे जाना है बॉन्ड लेंथ की वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर आना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सभी ग्रुप्स में ये बात, सभी हाइड्राइड्स में 15 में देख लो, चाहे 16 में, चाहे 17 में, सभी में ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वली एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर। 1 बाय 1 हम इन सभी को स्टडी करते जाएंगे। अभी बेसिक कैरेक्टर की तरफ एक बार आगे बढ़ेंगे। ग्रुप 15 का ही केस लेता हूँ मैं सबसे पहले। एक हमारे पास अमोनिया है, एक हमारे पास EH3 है, एक हमारे पास ASH3 है, और इस तरह से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं।
ध्यान से देखने में पता चलेगा सभी के पास एक लोन पेयर होता है। आप उसके स्ट्रक्चर को जब प्रेडिक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड स्टेट दिखा रहा हूँ मैं उन सभी की, नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे आर्सेनिक है, तो सभी ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जंपिंग अगर डी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पी के पास तो डी ऑर्बिटल होती हैं या आर्सेनिक के पास भी डी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो हमें लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अपनी 3D में जा सकता है। बट हाइड्रोजन का वो पोटेंशियल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा के नेक्स्ट हायर शेल्स में लेके जा पाए। रिजल्टिंग आप सिर्फ ये 3 ही बॉन्ड बनते पाते हैं। तो जब 3 बॉन्ड आप बनते पाएंगे तो आपके पास ये सभी कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ई एच एच एच, ई कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है और सभी के पास एक लोन पेयर रहता है। अब अगर मैं बेसिक कैरेक्टर देखूं तो देखिए, इस लोन पेयर को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ये जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उतना स्ट्रोंगर बेस होगा। ये आपका वो अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसके पास एक लोन पेयर है। ये आपके पास PH3 का मॉलिक्यूल है, बड़े साइज का मॉलिक्यूल है क्योंकि P का साइज बड़ा है, बट लोन पेयर उसके पास भी एक ही है। और ये आपके पास ASH3 का लोन पेयर है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस छोटे से एरिया में फैला हुआ है, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक बड़ी बॉल पे फैला हुआ है, और यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक बहुत बड़ी बॉल पे फैला हुआ है। तो जब कोई H पॉजिटिव आएगा तो ये ज़्यादा फटाक से उसके ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर कर पाएगा। ये कंपैरेटिवली इतना आसानी से उसके H+ को नहीं ले पाएगा, मतलब ये स्ट्रोंगर बेस प्रूव्ड होगा। रियलिटी यही है कि जो अमोनिया है वो स्ट्रोंगर बेस है एज़ कम्पेयर टू PH3, एज़ कम्पेयर टू BiH3। और वजह साइज़ है। अमोनिया का छोटा साइज़, छोटा मॉलिक्यूल बहुत कंसनट्रेटेड लोन पेयर की डेंसिटी रखता है और ज़्यादा कंफर्टेबली वो किसी भी H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजल्टिंग वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहता है एज़ कम्पेयर टू दीज वेरी वेरी वीकर एसिड्स। ये बहुत ही वीक एसिड्स हैं। अगर मैं PH3 को किसी एसिड लाइक एस्टिक एसिड टाइप के कंपाउंड में डाल दूं जो कि खुद भी एक वीक एसिड है, तो हो सकता है रिएक्शन बहुत अच्छे से हो भी ना पाए। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ही, लाइक मैं HI को डाल रहा हूं यहाँ पे, अभी मैंने देखा भी था HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसके सामने ये बहुत बढ़िया से बेस की तरह से एक्ट करता है, उसके H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और I नेगेटिव एज इट इज़ उसके साथ सॉल्ट बनाने में यूज़ हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको ये शो करती है कि PH3 एक बेस है। कैसा बेस है? वो क्लियर है कि वो एक वीकर बेस है, क्योंकि बड़े साइज़ का पार्टिकल लोन पेयर ज़्यादा फैला हुआ था और नीचे जाते हुए तो बेसिक कैरेक्टर और भी डिक्रीज़ होता जाएगा। ग्रुप 16 में भी ऐसा ही रहेगा, वाटर स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा और नीचे जाते हुए बेसिक कैरेक्टर घटेगा। और ग्रुप 17 में, हालांकि हम उनके बेसिक कैरेक्टर को ज़्यादा नोटिस करते नहीं हैं क्योंकि वो पावरफुल एसिड्स हैं, बट स्टिल कॉन्सेप्ट सेम एग्जिस्ट करेगा ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स में भी। तो हमारा बेसिक कैरेक्टर का काम हो गया, हमारे एसिडिक कैरेक्टर का काम हो गया, हमारी थर्मल स्टेबिलिटी का काम हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर। कौन कितना जल्दी H को छोड़ता है वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिंपल सी बात याद रखिए, जो हाइड्राइड जितना जल्दी H को छोड़ेगा वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो नीचे जाते हुए क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा था, बॉन्ड वीक हो रहा था, H छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ रही थी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर भी लगातार बढ़ता जाएगा। अमोनिया का रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, PH3 का उससे ज़्यादा होगा, ASH3 का और भी ज़्यादा होगा, और BiH3 तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी थी। चलिए अब देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की स्टोरी। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड किए जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2nd या 3rd लेक्चर पे, तो आज बहुत मुश्किल नहीं लगेगा हमें। सी हेयर, ये मैं अमोनिया ले रहा हूँ, ये मैं आपके सामने PH3 ले रहा हूँ, ये ASH3 ले रहा हूँ और ये BiH3 ले रहा हूँ। एक SbH3 ले लेता हूँ। चलिए सारे ही हो गए फिर ये ग्रुप 15 के। जम्बल्ड मिल जाते हैं, आपको अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। आप सबसे पहले देखिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अमोनिया में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको एक तरफ करो।
जबकि ये सारे हालांकि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। अगर इन चार में मुझे बताना है तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यानी कि कीज़म फोर्सेस साइज के साथ बढ़ते हैं, जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, यानी कि BiH3 के पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू SbH3, एज़ कम्पेयर टू ASH3 एंड एज़ कम्पेयर टू PH3। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि सभी में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है तो साइज पे डिपेंडेंट होंगे, और साइज पे डिपेंडेंट होंगे तो इसका साइज सबसे बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी BiH3 का ही सबसे ज़्यादा होगा अमंग दिस फोर। बट जैसे ही मैं अमोनिया को लेके आता हूं तो अमोनिया में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब इन सब को डोमिनेट करता हुआ आगे बढ़ेगा। कहाँ आके रुकेगा? क्या वो खाली PH3 को हरा पाएगा, या PH3 ASH3 दोनों को हरा देगा, या इन चारों को हरा देगा? ये देखिए आप, अमोनिया नंबर 1 पे भी मुझे दिखाई देगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबको बीट करता है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू देखता हूँ तो अमोनिया का मैक्सिमम है, बट अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट देखता हूँ तो वो फिर इन बिटवीन दिस टू सेटल होता मुझे कहीं दिखाई देगा। मतलब उसको होना तो सबसे कम चाहिए था साइज़ की पैरामीटर को देखता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश किया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। मेल्टिंग पॉइंट तो BiH3 से भी ज़्यादा हो गया, बट बॉइलिंग पॉइंट के केस में वो थोड़ा सा लैग कर गया, यानी कि वो सेकंड नंबर पे सेटल हुआ। अगर मैं किसी और ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात करूं, जैसे कि मैं H2O, H2S, H2SC, H2TE, तो मैंने देखा इनके अंदर तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रिजल्ट इन तीनों में मुझे बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। H2SC का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, H2TE का सबसे ज़्यादा है, देन H2SC, देन H2S, क्योंकि साइज इसका सबसे बड़ा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा थे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा था। वाटर का सबसे पीछे आना चाहिए था, बट वो तो पता चला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नंबर 1 पे चला गया। अब चाहे बॉइलिंग पॉइंट देख लो चाहे मेल्टिंग पॉइंट देख लो, वाटर का ही सबसे ज़्यादा है अमंग दीज थ्री। रादर ये तीनों आपको गैसियस स्टेट में नज़र आती हैं नेचर के अंदर, यही अकेला लिक्विड स्टेट पे नज़र आता है, और वजह उसके पीछे यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर मैं HF, HCl, HBr और HI इन चार मेंबर्स को देखूं तो फिर मैं देखता हूं ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, तो अगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा तो साइज बताएगा। HI का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, देन HBr, देन HCl, बट HF वो तो नंबर 1 पे पहुंच जाएगा एक्सेप्शनली, क्योंकि उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो चाहे बॉइलिंग पॉइंट देखें चाहे मेल्टिंग पॉइंट देखें, आपको ये वाला सिक्वेंस नज़र आएगा। HF में एक्सेप्शनली नंबर 1 हुआ, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों में तो साइज़ डिसाइड करता था। HF के केस में साइज़ डिसाइड नहीं करता था, मरवा देता वो हमें, लास्ट में चला जाता, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे डिसाइड करती। मतलब मैं क्या ऐसा समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक नेचर ऑफ द बॉन्ड और एक साइज, सरफेस एरिया। अगर सपोज सभी का साइज सेम है तो नेचर से पता कर लीजिए, अगर सभी का नेचर सेम है, सभी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर सेम है, तो साइज से आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमंग दीज हाइड्राइड्स देख सकते हैं। बट अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले लूँ लाइक जो हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, ये मेरे पास कुछ हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 14 के, तो सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, सभी में लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, किसी में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका साइज सबसे छोटा है तो इसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होगा, इसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इसका सबसे ज़्यादा। यहाँ किसी तरह का कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती ही नहीं है, सिर्फ लंडन फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो चलिए हम लोग अब हमारे एक और कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली मिलेगा। हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी तो और भी हो सकती हैं, ग्रुप को पढ़ते हुए देख लेंगे हम।
अभी ऐसा नहीं है कि हम पी ब्लॉक का सारा हाइड्राइड पढ़ गए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं। बॉन्ड एंगल के ऊपर आ रहा हूँ। HF में तो बॉन्ड एंगल की बात ही क्या करनी, बॉन्ड ही एक है। अब हम हमारा डिस्कशन रखेंगे वाटर पे, H2S पे, H2SC पे और H2TE पे। तो सेम यही कहानी अमोनिया के केस में हो जाएगी। अगर मैं बॉन्ड एंगल्स देखूं तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे मुझे 105 डिग्री दिखता है। ऐसे वी शेप का मॉलिक्यूल रहता है। जबकि H2S के केस में देखूं तो वो मुझे 90 के बहुत क्लोज दिखाई दे रहा है। 92, 91 डिग्री, 90.5 डिग्री। थोड़ी बहुत वैल्यू वेरी कर सकती हैं, बट बात वेरी नहीं करेगी जो बता रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल का एकदम बहुत शार्प फॉल हो गया। लगभग आप देख रहे हैं 13 डिग्री का फॉल है। यहाँ 1.5 कुछ नॉमिनल सा फॉल है। तो ये क्या कहानी है? देखिए, एक बार हमें 11th क्लास में चलना होगा। ऑक्सीजन का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2p4, ये मैं P की आपको ऑक्सीजन की 4 ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूँ। ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर 2s ऑर्बिटल है जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s2 2p4 ये कॉन्फ़िगरेशन है। वहीं H2TE दिखाऊं तो H2TE में भी सेम वैसे ही आपका सीन रहेगा। बड़ी बड़ी ऑर्बिटल्स होंगी, इलेक्ट्रॉन्स तो उसके भी वही हैं, P में 4 और S में 2। अब जब H अप्रोच करे बॉन्ड बनाने के लिए तो सी हेयर, यहाँ पे एक H अप्रोच कर जाए, यहाँ पे एक H अप्रोच कर जाए, ओवरलैप हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी एक H अप्रोच कर जाए, यहाँ पे एक H अप्रोच कर जाए, ओवरलैप हो जाए। तो यहाँ टेल्यूरियम के साथ ये 2 H लग जाएंगे और यहाँ वाटर के साथ ये 2 H लग जाएंगे। सी P ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होती हैं और एंगल भी 90 के आसपास ही है। लेकिन यहाँ एंगल 90 नहीं है, 105 है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एटम ने कुछ सडन चेंज किया है अपने अंदर। क्या चेंज? मिक्सिंग की होगी। 11th में पढ़ लो जाके, हाइब्रिडाइजेशन। ये s ऑर्बिटल इन p के साथ मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होने के बाद 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं। ये सब याद आ रहा होगा, 11th में बहुत ज़्यादा बार हमें बताया जाता था कि 2s और 2p, ये सीखा ऑक्सीजन का। एक्साइट हो जाता था, सब ऑर्बिटल्स मिक्स होती थी, 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती थी। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये 2 लोन पेयर्स आते थे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे H। और फिर वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को मैक्सिमम दूरी पे रखने के चक्कर में, वैसे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 109 पे रहती थी, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करके 105 डिग्री एंगल कर देते थे। तो यहाँ पे जो 90 के आसपास एंगल्स आ रहे हैं वो हमें क्लियरली सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद P में S का मिक्सिंग नहीं हुआ। अगर P में S का मिक्सिंग होता है तो बॉन्ड एंगल आपका कंटिन्यूसली बढ़ता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री S, 25% S मिक्स हुआ है। 4 टोटल नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, एक S 4 में मिक्स हो गया। तो 25% के आसपास, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट 25% के आसपास। आइडियली अगर 109 डिग्री एंगल होता तो 25% निकलता। अभी 25 से कुछ थोड़ा सा लेसर S कैरेक्टर होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल लेसर है। बॉन्ड एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मतलब S कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री, sp2 में बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री और sp3 में बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री। तो 109 डिग्री में S कैरेक्टर 25% है। मतलब जितना लेसर S कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको ऊपर मेंशन कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 एंगल है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 109 डिग्री एंगल है। यहाँ 50% S होता है, यहाँ पे 25% S होता है। तो आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो यहाँ तो वो बॉन्ड एंगल लगभग 90 के आसपास है। मतलब इन ऑर्बिटल्स में तो S बहुत ही नेग्लिजिबल घुसा है। मतलब मैं ये कह दूँ कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, सीधा ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गई हैं। बिल्कुल यस, ऐसा ही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही हुआ है।
इनके अंदर किसी तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। एज इट इज़ ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गई हैं। इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। ड्रैगो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये बताया कि पीरियड नंबर 3 ऑनवर्ड्स जो एटम हैं, पीरियड नंबर 3 में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम आता है, या इनके पड़ोसियों को देखोगे, मतलब ग्रुप 15 के मेंबर नाइट्रोजन वाले, तो PH3, ASH3, BiH3 आता है। वो मॉलिक्यूल कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आती हो तो, यानी कि हाइड्रोजन जैसे एटम आते हो तो, मतलब अगर P के पास 3 H आए तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, AS के साथ 3 H आए तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर P के साथ 3 F आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो कभी कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज आके बॉन्ड बनाना चाहें ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में पर्टिकुलरली, और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, यानी कि ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को उसमें इंक्लूड नहीं करना, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। रिजल्टिंग ये बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट 90 के आसपास आपको नज़र आता है। अगर मैं एक आसान भाषा में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पुट कर देता हूँ। और वो आसान भाषा क्या है, मुझे लगता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, बट समझ के दोनों बातों को चलिएगा। ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास H2S है, थोड़ा और बड़ा बॉन्ड कर देता हूँ, और ये मेरे पास H2SE है, काफ़ी बड़ा बॉन्ड कर दिया मैंने। सी, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर्स हैं वो O के बहुत नज़दीक हैं। यहाँ सल्फ़र के शेयर्ड पेयर्स उतना नज़दीक नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, और सेलेनियम वाले तो और भी दूर होंगे। क्या वजह है उसके पीछे? पहली वजह है साइज़। O का साइज़ छोटा है, S का बड़ा है, और सेलेनियम का और भी बड़ा है, तो डेफिनेटली उसका वैलेंस पेयर बहुत दूर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, पेयर्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचती है। रिजल्टिंग जो ये एंगल है वो बढ़ जाता है, रिपल्शन की वजह से ये एंगल्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वो रिपल्शन इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो बॉन्ड एंगल और थोड़ा सा घट जाएगा, यहाँ पे तो वो और भी ज़्यादा घट जाएगा। रिजल्टिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका बॉन्ड एंगल 105, इसका 92 के आसपास, और इसका 91 के आसपास, रादर 90 को टच करते हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप कहें कि उन तीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनफ रहेगी ये पॉइंट समझाने में कि ये जो पेयर हैं वो O के पास ज़्यादा थे, S के पास कम, सेलेनियम से तो और भी दूर हो गए। रिजल्टिंग रिपल्शन का एक्सटेंट कम हो गया, तो रिपल्शन का एक्सटेंट जब कम था तो बॉन्ड एंगल सबसे लीस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो ये हमारे पास अमोनिया में भी सेम ऐसे ही बात ट्रैवल करेगी। अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद सबका 90 के आसपास आएगा, बट लगातार नीचे जाते हुए घटता जाएगा, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली दूर होते जाएंगे सेंट्रल एटम से। रिजल्टिंग रिपल्शन घटता जाएगा और बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। तो ये सारी की सारी स्टोरी हमारे पास थी हाइड्राइड्स को लेके। बॉन्ड एंगल एक काफ़ी टिपिकल टॉपिक है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे इसको किसी बेसिक एस्पेक्ट्स के पॉइंट पे। तब तक आप इसको स्टडी करें। नेक्स्ट टॉपिक में फिर दोबारा मिलेंगे एक और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। गुड बाय।